स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका या सेल। क्योंकि कोशिका का टॉपिक इतना लंबा है कि इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में आइए देखते हैं सेल। सेल को हम लोग साइटो भी कहते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग साइटो कहते हैं। और साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है। सेल की स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेल की डिस्कवरी और उसके जनक कौन हैं? तो रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। एक कॉर्क में मृत कोशिका की खोज माइक्रोस्कोप का यूज करके किया था 1665 में, 1665 में। और लिविंग सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर उसके बाद जो है फेमस सेल थियरी आई। उसके बाद फेमस सेल थियरी जो है स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दी। सेल थियरी जो है स्लाइडेन और स्वान ने दी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो है नाल और रस्का ने की थी। नाल और रस्का नामक साइंटिस्ट ने की थी 1931 में। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग एग। क्योंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में भी जान लेते हैं। और ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है मेल का स्पर्म या शुक्राणु होता है। और फीमेल में सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट स्पर्म और शुक्राणु होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल का ओवम या अंडाणु होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन यानी सबसे लंबी, ये तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी और बड़ी हो गई। और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और न्यूरॉन जो है वो नॉन डिविजिबल होती है, ये इसमें डिवीजन नहीं होता है। इसी वजह से हमें कभी सर में चोट लग जाती है तो हमारी याददाश्त, अगर थोड़ा सा लगी तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लग गई तो हमारी याददाश्त भी चली जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। और लीवर की सेल जो है, लीवर की सेल डिविजिबल सेल होती है। लीवर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसकी सेल जो है डिवीजन करके फिर से फॉर्मेशन कर लेती हैं नई सेल्स का। आइए अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि सेल का हमारे बॉडी में क्या योगदान है। जैसे कोई सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन से जो है फैमिली बनती है, फैमिली से घर बनता है, घर से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से कंट्री बनती है, कंट्री से वर्ल्ड बनता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में सेल जो है सबसे छोटी इकाई है। ये इकाई है, अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है। इकाई इसी से फिर सेल बनता, टिश्यू बनता है सेल से। फिर कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर हमारी बॉडी या शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है कई ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल में जो है ये कई ऑर्गेनेल से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला पार्ट है। तो कोशिका जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो प्लांट में जो कोशिका पाई जाती है, जो बाहरी आवरण पाया जाता है कोशिका के चारों तरफ, उसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इस पे प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका
के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे ये एक झिल्ली है और इसी में सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो रहते हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब इसी में सारे ऑर्गेनेल्स जो है इसी झिल्ली में रहते हैं। तो जंतु मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और जो प्लांट में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम लोग सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी लेयर जो है पतली होती है और प्लांट में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो मोटी होती है, उनको स्ट्रांग और टफ बनाने के लिए। तो इनमें जो है ये केवल कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं और ये सेलुलोज की बनी होती हैं, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती हैं। ये पौधे के सेल को सुरक्षा तथा आकार उनको प्रदान करती हैं। फिर थर्ड टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है अल्बर्ट किए थे 1898 में, 1898 में, और इसको नाम दिए थे बेंड नामक साइंटिस्ट। डिस्कवरी इसकी अल्बर्ट किए थे, नाम दिए थे बेंड नामक साइंटिस्ट। और ये इसको जो है सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको हम लोग सेल का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा गृह। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रिस्पिरेशन की क्रिया जो है पूरी की जाती है। रिस्पिरेशन जो है क्रेब्स साइकिल यहीं पे संपन्न होता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा ग्लूकोज बनता है, फिर 38 एटीपी एनर्जी निकलती है जिससे कि हमारी बॉडी को वर्क करने की शक्ति मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल को, जो भीतरी दीवार होती है, उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी पर जो है रिस्पिरेशन या जो है ऑक्सीश्वसन, जो ऑक्सीजन कृत श्वसन होता है वो यहीं पे संपन्न होता है और यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग गोल्गी ऑपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी। हिंदी में, इंग्लिश में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और हिंदी में भी इसको गोल्गी ही कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी किए थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। 1898 में, 1898 में कैमिलो नामक साइंटिस्ट ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों का परिवहन या यातायात में ये सहायक है। जो भी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है सारे सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है, यानी उन्हें कार्य करने की ऊर्जा जो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही सब तक ट्रांसफ़र करता है, सारे ऑर्गेनेल्स तक। फिफ्थ है वैक्यूल, रसधानी इसको कहते हैं। इसमें जो है वाटर स्टोर किया जाता है, जल संचित करती है। ये सेल में लगभग, आप लोग सुने होंगे कि इतने लीटर वाटर रहता है, 65 लीटर या 6 लीटर, जितने भी लीटर पानी रहता है वो सब कहाँ रहता है? ये वैक्यूल ही उस वाटर को अपने अंदर संचित की रहती है। स्मॉल, ये जो है एनिमल्स में जो है छोटी होती है, स्मॉल साइज में होती है, और प्लांट्स में बड़ी साइज में पाई जाती है। यानी प्लांट्स में जो है बड़ी बड़ी साइज में वैक्यूल्स रहती हैं। इनका मेन कार्य है जल को संचित करना। फिर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम या तारक काय। इसकी डिस्कवरी जो है बोवेरी ने 1883 में की थी। बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने 1883 में की थी। इसके द्वारा जो है सेल का डिवीजन होता है, पुनः निर्माण। अगर कोई भी सेल जो है टूट फूट गई तो इसी सेंट्रोसोम के द्वारा हमारी सेल का जो है सेल डिवीजन होकर
उसका फिर से निर्माण हो जाता है। जैसे हमें कभी चोट लग गई तो हमारी स्किन जो है काली पड़ जाती है, वहाँ की सेल जो है डेड हो जाती है। तो यही सेंट्रोसोम जो है डिवीजन होके इसमें फिर से नई सेल का निर्माण कर देता है। इन लीवर, ये लीवर में जो है ये सेल प्रेजेंट होती है, यानी इसी वजह से कहा जाता है कि लीवर की सेल्स जो हैं तुरंत डिवीजन करके फॉर्मेशन कर लेती हैं लीवर का। लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन में डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। 90% जो है ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं और उसमें डिवीजन नहीं होता है। लेकिन गैल्वेनियो सेल होती है, वो 10% जो है गैल्वेनिक सेल पाई जाती है, उसमें जो है डिवीजन होता है। तो कभी कभी आप सुने कि कैंसर हो जाता है बॉडी में, तो वही जब ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगता है तो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो ब्रेन में चूँकि जो गैल्वेनिक सेल है वो 10% पाई जाती है, तो वो भी सेल डिवीजन करके ब्रेन का कैंसर कॉज करती है, जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इन प्लांट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट। ये प्लांट सेल में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन ये जो है सेल प्लेट के रूप में पाया जाता है। कभी कभी हम पौधों को कटा हुआ देखते हैं तो वो उसमें रिंग जैसा फॉर्मेशन पाया जाता है, तो पौधों में जो है डिवीजन रिंग के फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन डेटिंग के द्वारा उनकी एज का पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हम सेल के अंदर को जो है उसका स्केलेटन कहा जाता है, यानी उसको जो है एक शेप प्रदान करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके डिस्कवरर थे गार्नियर। 1897 में डिस्कवरी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट का प्रोडक्शन करता है। ये जो है सेल को इंटरनल सपोर्ट भी प्रदान करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ ER जो है फैट का प्रोडक्शन करती है और रफ ER जो है प्रोटीन सिंथेसिस करती है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि इसके ऊपर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स के ऊपर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इन्हीं के वजह से ये जो है ये स्मूथ ER है और राइबोसोम्स की वजह से ही ये रफ बन जाता है, यानी इसको रफ ER कहते हैं। तो आइए देखते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें जो है 2 तरह के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाए जाते हैं। 2 तरह के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाए जाते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S। ये जो है 70S जो है ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और 80S जो है ये बड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें माइक्रोस्कोपिक जीव आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे या छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल जिसमें बड़े पौधे और बड़ी सेल्स आती हैं, या जिसमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, जैसे ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसी न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और DNA, RNA
और इसको हम सेल का ब्रेन कहते हैं, यानी हमारी सेल का ये दिमाग है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है एक तरह से। जैसे हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, वैसे ही सेल का न्यूक्लियस जो है वो सेल के पूरे कार्य को कंट्रोल करता है, एक तरह से कंट्रोलर होता है सारे ऑर्गेनेल्स का। और इसमें जो है प्रोटीन जो है 80% प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए 10%, और जो अदर मटेरियल है वो 10% पाया जाता है न्यूक्लियस में। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है डुबे ने की थी 1949 में। डुबे नामक साइंटिस्ट ने 1949 में की थी। इसको हम लोग सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैला, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, जल अपघटक एंजाइम, जो सबको जो है पचा डालती है। कोई भी कोशिकीय पाचन होता है तो लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। इसको हम लोग एटम बम के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको सेल का एटम बम भी कहा जाता है। जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है डेड हो गई तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि उसमें सड़न हो जाएगी, तो उसको हटाने के लिए ये लाइसोसोम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है उस पर डाल देता है और वो फिर वहाँ से क्लियर हो जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अचानक फट जाता है, ये थैली फट जाती है और सारी सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है, यानी सड़ा गला कर हटा देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। इसे बहुत ज़्यादा हमें जब कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे काला पड़ जाता है, तो जो काला निशान है वहाँ की जो है चोट लगती है तो सेल्स डेड होती हैं और कई लाइसोसोम भी डेड हो जाते हैं। लेकिन फिर हम उसका सेकाई वगैरह करते हैं या दवा लगाते हैं तो जो अगल बगल की सेल्स के लाइसोसोम हैं वो उन पे जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाल कर उन्हें सही कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी चोट जो है सही हो जाती है। तो लाइसोसोम का मेन कार्य है कि कोई भी बेकार ऑर्गन है या वो ख़राब हो गया है तो उसको वहाँ से सेल से हटाना या उसको डाइजेस्ट कर देना। अगर वही फट जाता है तो सारी सेल जो है मर जाती है, इसीलिए इसको सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया, और बाकी का जो टॉपिक है बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स हैं हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो का लंबा ना हो पाए।